If you are here on this video, I'm damn sure you are also amazed. Why? 99% of candidates fail in Combined Defense Services exam. So I'm here to answer you this question with facts, figures, and analysis. I'm Shivani Soni and I'll be guiding you throughout to get a perfect answer of this particular question. सबसे पहले तो 99% थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है आपने. 99% बच्चे क्या फेल होते हैं एक्चुअली, या जस्ट ये कोई रैंडम स्कैम है? देखो, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस न्यूज़पेपर्स से आप इसको रिसर्च कर सकते हो. अराउंड 5 lakhs एप्लीकेशन आते हैं एवरी टाइम ऑन upsc.government.in फॉर CDS एग्ज़ाम्स. लेकिन कितने बच्चे अपीयर करते हैं? 3,50,000 बच्चे इसको अपीयर करते हैं. एंड फाइनली 6,000 क्लियर्स दिस एग्ज़ाम. सी, इस बात को समझाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए बिफोर स्टार्टिंग टू आवर करंट अफेयर्स सीरीज़. ठीक है, इसी पर्टिकुलर वीडियो में आज बहुत ज़्यादा हाई लेवल करंट अफेयर्स भी हम करने वाले हैं, MCQ वाइज जिस स्टैंडर्ड से UPSC पूछता है. बट बिफोर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी क्लियरली. ऐसा क्यों होता है कि 50,000 बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं और सिर्फ 3.5 लाख बच्चे अपीयर करते हैं? क्या सभी के एग्ज़ाम्स होते हैं? क्या सभी की तबीयत ख़राब हो जाती है? क्या सभी के यहाँ कर्फ्यू वर्फ्यू लग जाता है? क्या ये रीज़न वैलिड है? नो, इट इज़ नॉट. तो क्या रीज़न होता है कि इतने लोग अपीयर करने ही नहीं आते हैं इस एग्ज़ाम को? रीज़न इज़ अ बिग फियर. एक फियर होता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट फॉर दिस एग्ज़ाम. मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगा. नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और अच्छे से पेपर क्लियर करूंगा. टेल मी, मन में आप 2 मिनट पॉज करना वीडियो को एंड टेल मी कि आपने कितनी बार एग्ज़ाम इस तरह से छोड़ा है, या सिर्फ एक बार थॉट आया है कि येस इस बार का एग्ज़ाम छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि कैसा पेपर आता है और नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर वेल. लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर वेल नहीं होता है. चलो, जिन लोगों ने हिम्मत कर ली प्रिपरेशन से, 3.5 लाख ने अपीयर कर लिया एग्ज़ाम को. 3.5 लाख से डायरेक्ट नाउ 6,000 पीपल आते हैं जो क्लियर करते हैं एग्ज़ाम. तो ओरिजिनल नंबर से देखें ना तो अराउंड 1% से थोड़े से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं. दैट मेक्स कि 99% बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते इस एग्ज़ाम को. तो आई विल गिव यू सम ऑफ द रीज़न्स कि ये क्यों होता है ऐसा. अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस 3 मेजर रीजन्स हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के. फर्स्ट इज़ पुअर बेस. राइट फ्रॉम स्कूल्स, देखो हमें कहा जाता है NCERT पढ़ो. क्यों NCERT पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? NCERT तो हमने स्कूल से पढ़ रखी होती है, बट ड्यूरिंग आवर स्कूलिंग हमें एक ऐसा इंसाइट नहीं होता कि हमें ये नेशनल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम देना है. वी डू नॉट हैव दैट बेस, वी डू नॉट हैव दैट बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसलिए हम कहीं मार खा जाते हैं. सेकेंड, पुअर रिसोर्सेज. सच बताओ, आज भी कितने सारे लोग हैं, दे आर कन्फ्यूज कि वेदर वी शुड गो फॉर NCERTs और वी शुड गो फॉर GC लियोंग फॉर जोग्राफी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा फॉर हिस्ट्री. अभी भी कन्फ्यूज है कि बहुत लोग बोलते हैं भाई ये सारी बुक IAS की है, CDS की नहीं है. और फिर अगर ल्यूसेंट GK के पास जाए, पाथफाइंडर के पास जाए, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, दिस हैज़ नॉट सफिशेंट लेवल ऑफ CDS. तो एक्चुअली वी आर कन्फ्यूज्ड कि हमें कहाँ से पढ़ना है बिकॉज ऑफ पुअर रिसोर्सेज, स्कैटर्ड रिसोर्सेज. फिर हम किसी एक एकेडमी के पास जाते हैं कि हमें ऑल इलॉन वो पढ़ा दे, चाहे NCERT से पढ़ाए या GC लियोंग से पढ़ाए, बस CDS क्लियर होना इज़ आर एम. हम किसी एकेडमी के पास जाते हैं बट स्टिल दे आर चार्जिंग सो मच. एक ग्रेजुएट का एक एम होता है कि इंडिपेंडेंट हो. हम 18+ हो चुके हैं, अब हमें इंडिपेंडेंट होना है, माँ बाप से पैसे नहीं लेने. बट दिस कोचिंग एकेडमीज़ आस्क फॉर सो मच मनी, सो मच फ़ी कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि अब क्या करें. क्या एजुकेशन रिच क्लास के लिए ही बनी है? क्या एक एजुकेशन नेसेसिटी नहीं, क्या ये लग्जरी है? तो यार ये सारा रीज़न है कि हम CDS एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं. ठीक है, दीज आर द रीजन्स एंड आई एम
वर्किंग फॉर डिफेंस मेनिया। सो मैंने यहाँ पे आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की है। पुअर बेस को ठीक करने के लिए आई हैव मेड वीडियोज़ विद माई टीम जो आपके बेसिक नॉलेज को अपग्रेड कर सकता है, जो आपने स्कूलिंग में जो चीज़ बेसिकली मिस की है, जो आपका नॉलेज बेस होना चाहिए वो उसको अपग्रेड कर देगा। पुअर रिसोर्स का ये सॉल्यूशन है कि एट वन प्लेस यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग। और फीस की तो आप बात ही मत करो, क्यों बात ना करूं। देखो, दिस इज़ आर पर्टिकुलर कोर्स स्ट्रक्चर, आप इसको देख सकते हो अकॉर्डिंगली। दिस इज CDS प्लस AFCAT, दिस इज AFCAT, दिस इज CDS एंड दिस इज स्क्रीनिंग बैच। आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल, आपको इंटरेस्ट होगा आप खुद देख ही लोगे। बट एक फैक्ट आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत लोग मिसगाइड हो रहे थे। डिफेंस मेनिया इज़ अ रजिस्टर्ड फर्म नाउ, कहाँ पे? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डिफेंस मेनिया हैज़ बिन रजिस्टर्ड और यहाँ के सारे जो ट्यूटर्स हैं दे आर वेल क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ओके। एंड वी प्रोवाइड वेरी एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट्स। अगर आप AFCAT के लिए पढ़ रहे हो तो यू नीड नॉट टू स्टडी अबाउट CDS। हर एक एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है, अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट्स को ही पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस इज़ द प्लस फैक्टर ऑफ डिफेंस मेनिया, जहाँ पे आपको एक ही साथ सारे वीडियोस, PDF, टेस्ट, क्वेश्चन बैंक्स सब कुछ मिल जाएगा वन प्लेस पे। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेंटल स्टैमिना आप सिर्फ पढ़ाई करने में लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओगे, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और यार देखो, इन जस्ट 500 to 1000 रुपीज़ जो हमारा ये सारे कोर्स स्ट्रक्चर है, आप एक बार पार्टी देते हो मैकडोनल्ड्स में, किसी को खर्च हो जाते हैं, उसमें क्या मज़ा आ जाता है आपको बताना ज़रा। 30 मिनट का एन्जॉयमेंट होता है, पूरा डैमेज होता है बॉडी को। इसकी वैलिडिटी, ये जो इसकी वैलिडिटी 30 मिनट तक की होती है, ये सारे मैकडी की जो आप यहाँ पे बेसिकली बात कर रही हूँ 500 से 1000 रुपए की। वाइल डिफेंस मेनिया इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दिस, जिससे आपको लाइफ टाइम का प्राइड, वेलर और ऑनर मिलने वाला है इफ़ यू क्लियर दिस एग्ज़ाम। हम यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करने की ही बात कर रहे हैं एंड वी आर वेरी गोल ओरिएंटेड हियर। आपको यहाँ पे गेन ऑफ नॉलेज मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको डैमेज मिल रहा है, कंटिन्यूस डैमेज, एंड स्टिल यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स। यहाँ पे 30 मिनट की जो वैलिडिटी है ना, यहाँ पे 10 महीने की है। माइंड यू, ये सारे कोर्सेज नवंबर 2021 तक की वैलिडिटी होल्ड करते हैं। नाउ अब मैंने सारे प्रॉब्लम्स जो आपके थे विच हैज़ लेड टू फेलियर इन योर CDS एग्ज़ाम मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं। हाँ, एक सिमिलरिटी हो सकती है इन दोनों चीज़ में कि बोथ आर वर्थ शेयरिंग। आप खुद नॉलेज ले रहे हो, आप इस नॉलेज को शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक बेसिक क्लैरिटी दे दी है। नाउ इट इज़ योर कॉल कि आपको क्या करना है। वी विल नाउ स्टार्ट ऑफ बाय टुडेज एक्चुअल सेशन, जो कि करंट अफेयर्स का है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेडबॉट, sometimes seen in the news recently, is a remote controlled medical trolley to deliver food medicines to COVID negative patients, COVID-19 पेशेंट्स, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस भी होते हैं ना, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको सपोज पता ना हो कि मेडबॉट क्या है, अब आपको पता चल गया सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चन हो लेकिन एग्ज़ाम में, CDS एग्ज़ाम में इसको रिवर्स कर दिया जाए, यहाँ पे आपको सिर्फ मेडबॉट क्या होता है ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी ऑब्जर्वेशनल इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली है जो कि फूड डिलीवरी और मेडिसिन में काम आएगी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो ये किसने डेवलप किया है? आपको आंसर पता होगा तो ऑलरेडी आपने मार्क कर चुका होगा। द करेक्ट आंसर इज इंडियन रेलवेज ने, ठीक है। इंडियन रेलवेज हैज़ मेड दिस पर्टिकुलर मेडबॉट, जो कि रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोसैट। अब एस्ट्रोसैट क्या है? सैट से आपको पता चल गया होगा, दिस इज सैटेलाइट, ओके। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। क्या ये सही है? देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज़ डिटेक्टेड वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज AUDFS 01 इन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट। यहाँ पे हमें पूछा क्या है?
हमें यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। दिस इज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे एस्ट्रोसैट की बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सी जिसका नाम ये है AUD-FS01 जो कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री वॉज रिसेंटली इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। सोलर ट्री, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आपको पता होगा देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें एक सोलर पावर का यूज़ करना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो चलो बताओ इंस्टॉल कहाँ हुआ, ये कौन से स्टेट में। सो दिस इज़ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और एडिशनल नॉलेज में मैं आपको बता दूं इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी होगी 11.5 किलोवाट पावर्स, ठीक है। इसको मतलब आप थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा ना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा इन SSB एज वेल, ठीक है। आपका थोड़ा तो नॉलेज बेस होना ही चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे हम रीड करते हैं। इंडिया, चाइना, US, जापान, रशिया आर द मेंबर ऑफ EAS। क्या ये सही बात है? देखो ईस्ट एशिया समिट में ना टोटल 18 मेंबर्स हैं, ठीक है। इट इज़ एन एशियन सेंटर्ड फोरम एंड कैन ओनली बी चेयर्ड बाय एशियन मेंबर्स। देखो ये सही बात है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे है ना, लेट मी टेल यू, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसी के साथ आप एशियन के बारे में भी स्टडी करोगे कि एशियन में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, कौन इसको चेयर कर रहा है, एंड वेदर इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशियन और नॉट। ये चीज़ आपको सर्च करनी है। बहुत ज़्यादा बार SSB में भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन AFCAT में पूछा जाता है। तो आप इस चीज़ को गूगल करोगे और कमेंट भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इंडिया, चाइना, US, जापान, रशिया सारे ही ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स हैं और एशियन सेंटर्ड ये फोरम है जो कि एशियन मेंबर्स इसको चेयर कर सकता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू NRC। NRC क्या है? दिस इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। पहली बात इसमें क्या है, द नॉन इंक्लूडेड पीपल इन द लिस्ट ऑफ NRC हैव ऑप्शन टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर फॉरेन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड पर्सन कैन नॉट मूव टू एनी अदर कोर्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, NRC इज़ अ पार्ट ऑफ CAA। देखो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो चुकी है। NRC इज़ डिफरेंट, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। CAA में हम एक्सेप्ट मुस्लिम्स 6 रिलीजन की मिनॉरिटीज़ जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में लोकेटेड है उसमें और बांग्लादेश में जो लोकेटेड है उसको हम इनवाइट कर रहे हैं, जबकि NRC में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश उनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, नीदर 1 nor 2। दे हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर फर्दर कोर्ट्स, ठीक है, वो अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। और NRC भी अलग है, CAA भी अलग है। इस चीज़ को आप और डिटेल में पूछ सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी करंट इन न्यूज़, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आज थोड़ा सा हाई लेवल होगा और हर एक जो आप चीज़ पढ़ोगे उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको आज बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, आपको होमवर्क करना है। देखो इस तरह से आप पढ़ोगे ना, मेहनत लगने वाली है। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कुछ रिप्लेस नहीं करेगा। बस आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी कि आपको क्या पढ़ना है। आई विल गिव यू दैट इंसाइट जिससे मैंने हर बार एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड आई हेल्प यू थ्रू आउट टू क्लियर द एग्ज़ाम। मेहनत आपको करनी है ताकि एट द एंड आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि माई हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। ओके,
क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली 2020 के ईयर में पेंगोंग लेक ने न्यूज़ में डोमिनेट किया है। इसको पढ़ेंगे। क्या है? इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। क्या ये सही बात है? एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्ल्ड का ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन एरिया। तो देखो ये बात यहाँ पे ना गलत हो जाती है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन, ये थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 ओनली। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विकली चलेंगे, एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है तो विल बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। कंटिन्यूस बैक टू बैक आपको वीडियोज़ मिलती जाएंगी। विभा मैम की भी मिलेगी जिसमें आप इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे, साहिल सर की भी मिलेगी जिसमें आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, एंड जीएस विल बी टेकन केयर बाय मी शिवानी सोनी, राइट? ओके, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, पेंगोंग लेक के बारे में एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है? पेंगोंग लेक के बारे में आ सकता है, इट इज़ ऑल्सो इंडो-हेरिक लेक। इंडो-हेरिक लेक क्या होता है? जो लेक लैंड लॉक्ड होता है, ठीक है, लैंड लॉक लेक को बोलते हैं इंडो-हेरिक। ये एक फैक्ट जान लेना, हो सकता है वन ऑफ द ऑप्शंस ये आपके एग्जाम में हो सके, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट नेत्रा। अब ये नेत्रा क्या होता है बताओ? नेत्रा स्टैंड्स फॉर, ऑफ कोर्स मैं तो आपको बता ही दूंगी बट आपको थोड़ा सा रिकॉल खुद से भी करना है, ठीक है। थोड़ा माइंड पे आप जोर डालोगे तो आप ही को हेल्प मिलेगी। हियर नेत्रा स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। लेट मी रिपीट, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, मेंटेन करने हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। अब ये क्या है ये हम देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, it is an early warning system in space to detect debris and other hazards to Indian satellites, ठीक है। दिमाग में रखना, अभी स्टेटमेंट्स को हम सही गलत नहीं कह रहे हैं। It was initiated by ISRO in collaboration with US and Canada। क्या ये सही बात है? देखते हैं। It gathers data from North American Aerospace Defense Command and other available in the public domain। अब हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है। करेक्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे ना, ये दोनों बात गलत हो गई है कि दोनों बात यहाँ पे गलत है। सिर्फ सही बात यही है कि इट इज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रीज एंड अदर हजार्ड मटीरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A1 ओनली, राइट? ओके, अब देखो, अब है ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं और कौन से कंट्री के साथ है वो हमें यहाँ पे सही टिक करना है। एज ये डिफेंस एग्ज़ाम ही है और डिफेंस एक्सरसाइज तो अपने में बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंस होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रा इंडिया और रशिया के बीच में है, ये करेक्ट होगा। चलो, टेक अ मिनट एंड टेल मी। यस, एब्सोल्युटली, इंदिरा स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड रशिया ओनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ट्रिक अपना सकते हैं। सेकेंड इज कावकास। क्या इंडिया यूएई के बीच में है? देखो यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। ये करंट न्यूज़ में था कि इंडिया हैज़ स्टेप्ड आउट और विथड्रू फ्रॉम कावकास 2020। इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है कावकास में, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। पासेक्स, क्या पासेक्स इंडिया और यूएसए के बीच में है? एब्सोल्युटली करेक्ट। पासेक्स इज़ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये इतनी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कि यूएसए के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे निमित्स हो गए, उसने भी पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, ठीक है, पासेक्स में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 and 3। 1 and 3 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन योर, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 वॉज रिलीज्ड recently by which of the following? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसने रिलीज़ किया है? चलो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एक और चीज़ आती है विपो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। तो ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। विपो
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको ट्रिक पता चल गया यहाँ पे, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू मिशन कर्मयोगी विच वॉज लॉन्च रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब मिशन कर्मयोगी क्या है? देखो, इसको है ना एक और नाम से जाना जाता है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, मिशन कर्मयोगी इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। नाम से पता चल गया, एक और बार सुन लो, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। अब आपको ये आंसर करने में हेल्प करेगा कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट इज इट इज़ अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सिविल सर्वेंट्स एम्ड एट अपग्रेडिंग द पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। क्या ये बात सही है? अभी मैंने बोला, अपने आप से जज करो, सही होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज द प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड बाई सेटिंग अप डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड iGOT कर्मयोगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे डिजिटल इंडिया का जो मिशन है वो भी फुलफिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। करेक्ट चीज़ ही पूछी है हमें, हर एक MCQ के साथ हर एक नूक एंड कॉर्नर देखना है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है हमें पूरी नॉलेज है लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ नहीं पढ़ी, इनकरेक्ट पूछा होता तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ 1 and 2, C ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सोना मूरा दाऊकंदी inland waterway connects India with which of the following country? This inland waterway is very important. ये किससे कनेक्ट करता है? बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश, ये त्रिपुरा से चलता है। ठीक है, त्रिपुरा से हमारा बांग्लादेश तक इनलैंड वाटरवे चलता है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। E40 क्या है? Often seen in news recently is transnational project aimed at establishing inland waterway. देखो, inland waterway again that connects which of the following? E40 में आप कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं? चलो बताओ, कम ऑन, ये डायरेक्ट आ जाएगा, ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से करते हैं। चलो, नाउ यू हैव टू ओपन द मैप जिसमें आप बाल्टिक सी को और ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को देखोगे। सी, दिस इज ऑल्सो कनेक्शन बिटवीन ब्लैक सी एंड सी। हियर आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, यहाँ पे ना करेक्ट ऑप्शन ब्लैक सी और बाल्टिक सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन ही एक्चुअली बाल्टिक से ब्लैक सी है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर द इनकरेक्ट ऑप्शन ईयर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। E40 इज़ वॉट? ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे, राइट। ओके, consider the following statements with respect to laser interferometer gravitational wave observatory. LIGO का फुल फॉर्म भी आपको आ सकता है कि LIGO stands for what? So it stands for laser interferometer gravitational wave observatory. ठीक है, इसके स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम। It is world's largest gravitational wave observatory, सही बात है ये। And LIGO India project is piloted by Department of Atomic Energy and ISRO. क्या ये सही बात है? देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, जो LIGO इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ योर होमवर्क कि सही ऑप्शन क्या होगा। यू विल गूगल इट आउट। आप गूगल करोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, सब कुछ आपको स्पून फीड नहीं मिलेगा। ये आपका ऑप्शन है, LIGO के बारे में जानोगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही आंसर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो पार्गिल पीक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन। लियो पार्गिल पीक कहाँ है? दिस वॉज ए न्यूज़ क्योंकि ITBP की जो फोर्स है उसने इस पर्टिकुलर पीक को
कंप्लीट किया है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ITBP। और चलो बताओ अब ये कहाँ पे है। सी दिस इज़ इन जास्कर रेंज, ठीक है, ये जास्कर रेंज पे आता है, यहाँ पे लोअर लेवल्स ऑफ जास्कर। अब आप लोकेट करोगे कि जास्कर रेंज कहाँ पे लोकेटेड है। मैंने अपने ज्योग्राफी के क्लासेस में अच्छे से इसको टीच कर रखा है अबाउट जास्कर, लद्दाख, अगर आपको याद होगा, है ना। तो चलो आप इसको भी आंसर करोगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी मुझसे अच्छे से पढ़ रखा होगा, दे कुड आंसर इट वेरी वेल। चलो आप बताओगे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एट सदिकपुर सिनौली हैव बिन डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASIB जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सदिकपुर सिनौली का जो हेरिटेज साइट है वो कहाँ पड़ता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है हमारा सदिकपुर सिनौली हेरिटेज साइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, असम राइफल्स के बारे में पूछा है। असम राइफल्स इट कंडक्ट्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन नॉर्थ ईस्ट अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या ये सही बात है? असम राइफल्स, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि असम राइफल्स ओनली ये पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है। ड्यूअल कंट्रोल का क्या मतलब है? एक तो है MHA मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और दूसरा आता है डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है असम राइफल्स का, दैट हैज़ बिन टेकन केयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन जितना भी काउंटर इंसर्जेंसी का होता है ना, जितने भी उनके ऑपरेशनल रोल्स होते हैं, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय डिफेंस। तभी ये ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सिर्फ असम राइफल्स के साथ होता है, ठीक है। पेंशन पर्क्स, वो सारी चीज़ें होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। अब यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल आई गेस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी यहाँ पे होम अफेयर्स के अंदर दे रखी है, लेकिन ये नहीं है, डिफेंस के अंदर होगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, उसी के साथ बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म बायो बबल समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। अब ये बायो बबल क्या होता है? देखो, बायो बबल डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दूं बिना आपको ज़्यादा कंफ्यूज किए, तो ये होता है, इट इज़ टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सील्ड ऑफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड कैन ओनली बी एसेस्ड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। आप इससे समझ सकते हो कोविड नेगेटिव, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन के साथ, ठीक है, कि एक टाइटली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। दिस हैज़ बिन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ IPL, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस IPL ये न्यूज़ में था। दिस इज़ नोन एज बायो बबल। एक रिस्ट्रिक्टेड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जनरेट किया जाता है, ठीक है। ओके, सी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं। आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना। PDF यू विल गेट इन टेलीग्राम इन 1 or 2 days, ठीक है, 1 or 2 days में आपको ये पूरा मिल जाएगा। डू नॉट वरी, आप इस क्वेश्चंस को अवेल कर सकते हो। एंड ऑल्सो इन कोर्सेज आई एम प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बैंक्स, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप पे कॉन्फिडेंस भी आएगा, एज वेल एज आपको एग्ज़ाम में भी मेंटल स्टैमिना आपका बरकरार रहेगा। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहली बार आप एग्ज़ाम में देखोगे ना तो एक बार दिमाग हिल जाएगा। तो बेटर आप अपना दिमाग पहले हिला लो, एक स्टैमिना बिल्डअप कर लो एंड देन एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक्स आई एम प्रोवाइडिंग इन अ डे और 2 इन आवर कोर्सेज एज वेल, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, स्टेटमेंट्स को यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट इज़ एन अनमैन्ड रैमजेट व्हीकल विद एबिलिटी टू ट्रैवल एट 6 times द स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक से ही पता चलता है कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा, ठीक है। It is a dual use technology that will
हैव्स मल्टीपल सिविलियन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। क्या ये सही बात है? इट वॉज डिवेलप्ड इंडिजिनसली बाई DRDO। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है, बट स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि 6 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड तो बिल्कुल नो डाउट 6 टाइम्स है। इट इज़ ऑल्सो अनमैन्ड, लेकिन ये रैम जेट नहीं है, इट इज़ स्क्रैम जेट। ठीक है, स्क्रैम जेट व्हीकल है। दिस हैज़ बिन द लैग। मैंने कल ही आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। एंड येस, आपने अगर ये पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा पूरे प्लेलिस्ट का। मस्ट 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 आपको देखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स की वैल्यू क्या है सीडीएस एग्ज़ाम में ये तो आपको पता ही चल गया होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एक बार भी खोल के देखा होगा तो। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ को आपको देखना है। एंड येस, यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि चलो एक स्टेटमेंट में अगर 3 चीज़ें सही हो गई और एक चीज़ अगर गलत हो गई तो वो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें मेजॉरिटी विंस मत करना कि 3 चीज़ें तो सही हैं, एक चीज़ गलत है तो हम पूरे को गलत कैसे कर दें। नो, इट विल बी रॉन्ग। एक चीज़ भी गलत हो गई तो गलत हो जाएगा, चाहे यहाँ पे 6 टाइम्स सही भी दे दिया हो, लेकिन अनमैन्ड भी सही दे दिया हो, बट रैम जेट नहीं होगा ना, तो पूरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपको स्ट्रैटेजी, यही आपको माइंडसेट लेके चलना है। दिस इज़ द राइट अप्रोच फॉर सीडीएस एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया, 2 and 3 ओनली। एंड अब यहाँ पे हम आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे पे। रियल मैंगो समटाइम सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट आपको बता दूँ रियल मैंगो क्या है। चल, रियल मैंगो क्या है, टेल मी। रियल मैंगो इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इलीगल सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिस इज़ एन इलीगल सॉफ्टवेयर। किस चीज़ के लिए? फॉर कॉर्नरिंग कन्फर्म्ड रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स, जो तत्काल टिकट्स वगैरह है उसके लिए ये इलीगल सॉफ्टवेयर है नोन एज रियल मैंगोज। आई होप आपको ये आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। यार एक लाइक बटन पे क्लिक कर दो, दैट मोटिवेट्स अ लॉट। ठीक है, और इसी तरह से वी हैव टॉट कम्प्लीटली इन आवर कोर्सेज। आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ओनली ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप एज वेल। ठीक है, वहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आता है, देयर यू कैन पुट अप योर डाउट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका माइंड पूरा क्लियर कर दूँ अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो आई विल साइन ऑफ टुडे। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।